सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में आपका स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। आज एक ऐसे महामारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो विश्व की पहली महामारी होने का दर्जा प्राप्त करती है। जब से ईसा सन शुरू हुआ तब से पहली बार दर्ज इतिहास में एक महामारी ने अपना कदम रखा। हम उस महामारी की चर्चा आज करेंगे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे संक्रमण फैलाने वाली बीमारियां बढ़ते गईं। अत्यधिक जनसंख्या में एक साथ रहने वाले मनुष्य और जानवर प्रायः स्वच्छता और पोषण के अभाव में संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों को पैदा करते गए। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर नई नई महामारियों का विकास होते गया। सन 165 से 180 के बीच एक महामारी का शुरुआत हुआ। एक महामारी ने भयानक रूप, विकराल रूप धारण किया, जिसको एंटोनिन प्लेग के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम प्लेग ऑफ गैलेन भी है। एक यूनानी चिकित्सक जो रोम साम्राज्य में रहता था इस बीमारी का वर्णन किया था, जिसके नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। यह एक प्राचीन महामारी थी जो सैनिक अभियानों के दौरान निकट पूर्व से रोमन साम्राज्य में लाई गई थी। विद्वानों ने संदेह किया है कि यह चेचक या खसरा है, लेकिन अभी तक इसका सही कारण पता नहीं चल सका है। इस महामारी ने रोमन सम्राट लूसियस वेरस के जन्म का खात्मा कर दिया था सन 169 ईस्वी में। उस समय मार्क्स एरेलियस एंटोनियस जो उसका उप सेनापति था, एंटोनियस नाम इस महामारी की वजह से पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस महामारी का कितना प्रभाव था उस समय के जनमानस पर। रोमन इतिहासकार डियो कैसियस के अनुसार यह महामारी 9 वर्ष बाद पुनः फैल गई थी और रोम में एक दिन में 2000 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ इलाकों में 1/3 जनसंख्या का खात्मा हो गया था। जितने लोगों में संक्रमण होता था उसमें 25% लोगों का जीवन समाप्त हो जाता था इस महामारी की वजह से। कुछ क्षेत्रों में तो रोमन सेना का पूरी तरह से खात्मा हो गया था। इस विभीषिका ने सबका जान ले लिया था। प्राचीन स्रोत इस बात से सहमत हैं कि 165 से 166 की सर्दियों में सेल्यूकिया की रोमन घेराबंदी के दौरान यह महामारी पहली बार संज्ञान में आई थी। अम्मी अनस मार्सेलियस ने बताया कि प्लेग गाल और राइन के किनारे के इलाकों में फैल गया था। यूट्रोपियस ने दावा किया कि पूरे साम्राज्य में एक बड़ी आबादी खत्म हो गई थी इस महामारी की वजह से। रेफ्ट क्रिस्पिंगी ने अनुमान लगाया है कि चीनी अभिलेखों में 166 ईस्वी से पहले पूर्वी हान चीन में यह प्लेग बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था और हिंद महासागर में हो रहे व्यापार में भी रोमन और भारतीय व्यापार संबंधों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार सैनिक और व्यापारिक गतिविधियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थीं। 166 ईस्वी में महामारी के दौरान यूनानी चिकित्सक और लेखक गैलेन रूम से एशिया माइनर के तरफ अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। एशिया माइनर बोला जाता है तुर्की, आर्मेनिया और कुर्दिस्तान को। तब उन्हें सह सम्राट मार्क्स एरेलियस और लूसियस वेरस ने बुलाया था। वह 168 से 169 की सर्दियों में एक्विलिया में तैनात सैनिकों के बीच मौजूद थे और उसी समय यह महामारी फैली हुई थी। गैलेन ने संक्षेप में अपनी किताब मेथोडस मेंडेड में इसका वर्णन किया है। उन्होंने वर्णन में लिखा है कि यह एक महान और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी थी, जिसमें बुखार, दस्त तथा गले के सूजन इस तरह की
समस्याएं हुआ करती थीं। बीमारी के 9वें दिन त्वचा में फुंसियां हो जाया करती थी, जिसको ब्लिस्टर आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। गैलेन द्वारा प्रदान इस जानकारी ने रोग की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर विद्वानों ने यह मान लिया कि यह चेचक ही था। इतिहासकार विलियम मैकनील का दावा है कि एंटोनिन प्लेग और उसके बाद के प्लेग ऑफ साइप्रियन ये दो अलग अलग प्रकोप थे, एक चेचक के तथा एक खसरे के, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, एक खसरे के या चेचक के, ये स्पष्ट नहीं है। इस तरह से उस समय जब ये महामारी फैली तो यूरोपीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था। उस समय इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जो बच गए थे, बाद में उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि दोनों महामारियों में चेचक शामिल था। बाद के दृश्यों में ऐसा पता चलता है कि आणविक अनुमानों के प्रभाव से बाद में 5वीं सदी के आसपास खसरे का विकास हुआ था। जो खसरा लोगों के उसमें जनमानस में खसरे के रूप में एक प्रकोप आया था। इस तरह से चार्ल्टन अलेक्जेंडर ने एक कविता लिखी और उस कविता को यह निर्देशित किया गया कि इस महामारी के बारे में जो कविता लिखी गई है ये घरों के दरवाजों पे लगा दिया जाए, अन्य महाद्वीपों में, अन्य देशों में भेज दिया जाए और ऐसी जगहों पे लगा दिया जाए जो घर खाली कर दिए गए हैं इस महामारी की वजह से। बार्थोल्ड जॉर्ज नेबर ने निष्कर्ष निकाला है कि जैसा कि मार्क एरेलियस के शासनकाल में चीजों में एक महत्वपूर्ण जो चीजें थीं वो थी साहित्य और कला, सबसे ऊपर इनका स्थान आता है। ये भी प्रभावित हुई थीं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क एरेलियस ने जो मार्कोमेनिक युद्धों के दौरान एरेलियस ने अपनी दार्शनिक किताब मेडिटेशन लिखा, उसमें भी इसका वर्णन आया है। उसने इस किताब में लिखा है कि उस समय आसपास रह रहे लोगों का झूठ, बुरे व्यवहार तथा सच्ची समझ की कमी ये ज्यादा घातक थी उस महामारी से। एडवर्ड गिब्बन और माइकल रोजेल्ट ने एंटोनिन प्लेग को समकालीन राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से कम खतरनाक समझा है। 170 के दशक में डेन्यूब सीमांत के साथ जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ मार्कोमेनिक युद्धों में मार्क एरेलियस की जीत की स्मृति में एक सिक्का निकाला गया, जिस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से पर्सिया में भी ऐसा देखा गया कि उस समय भी इसका प्रभाव बहुत भयानक था और रोमन जो सैनिक थे वो इतनी बड़ी संख्या में दम तोड़ दिए कि अपने सैनिक अभियानों से पीछे हट गए। 5वीं शताब्दी के स्पेनिश, इतालवी प्रायद्वीप और यूरोपीय प्रांतों में कई कस्बों में और गांवों ने अपने निवासियों को खो दिया। इस बीमारी ने साम्राज्य के सीमाओं के बाहर जर्मन और गैलिक लोगों को भी संक्रमित किया। महामारी के कारण रोमन सेनाएं जब जनजातियों को पीछे धकेलने में नाकामयाब हो गईं, 167 से मार्क एरेलियस के मृत्यु तक इन्होंने व्यक्तिगत रूप से डेन्यूब सेनाओं की कमान संभाली और कोशिश की तथा आंशिक रूप से सफलता पाकर और नदी के उस पार जर्मन सेनाओं की बढ़त को रोकने में कामयाब हो गए थे। शाही सैनिकों की कमी के कारण मार्कोमेनिया के खिलाफ एक बड़ा हमला 169 में टाल दिया गया था। इस महामारी का इतना बड़ा प्रकोप था कि सैनिक अभियानों को रोकना पड़ गया था। अब हम व्यावसायिक स्तर पर क्या फर्क पड़ा था, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंद महासागर व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। हालांकि जी हान पारंपरिक चीनी चिकित्सा के पहले लेखक माने जाते हैं, जिसने चेचक के लक्षणों का सटीक विवरण किया था, जिसने
ये बताया था। इतिहासकार राफे डी क्रेस्पेंग ने कहा कि हान के सम्राट हुआन के शासनकाल के दौरान पूर्वी हान साम्राज्य में महामारियां बहुत भयानक तरह से आ गई थीं। लिंग ऑफ हान के अनुसार 151, 161, 171, 173, 179, 182 और 185 में ये प्रकोप यूरेशिया के पश्चिमी छोर पर एंटेनी से लेकर के चाइना तक एंटोनी प्लेग से ही जुड़ा हुआ था। डी क्रेस्पेंग का सुझाव है कि बीमारी के कारण जांगजू के नेतृत्व में पंथ विश्वास चिकित्सा सहस्त्राब्दी नामक आंदोलन का शुरुआत हो गया था, उदय हो गया था, जिसमें विनाशकारी पीला पगड़ी विद्रोह को उकसाया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक केवल मौका हो सकता है कि 166 में एंटोनिन प्लेग का प्रकोप डॉकिंग यानी रोमन साम्राज्य के रोमन दूतावास के साथ जियाओजी जो उत्तरी वियतनाम में स्थित है के उतरने और सम्राट हुआन के हांग अदालत का दौरा करने के साथ मेल खाता है। राउल मैक्लाग्निन ने लिखा है कि 166 में हान चीनी अदालत का दौरा करने वाले रोमन सुदूर पूर्व के व्यापार के एक नए युग की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन यह बदले में कुछ ज्यादा ही अशुभ काम था। उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैक्लाग्लिन ने कहा कि प्लेग की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है, जो कुछ अज्ञात और अलग अलग व्यक्ति समूहों जनसंख्या समूहों से जुड़ा हुआ है, जो चीनी और रोमन दुनिया में फैल गया। मैक्लाग्लिन के अनुसार 10% रोमन सेना को ये मार दिया था, जिससे हिंद महासागर में रोमन समुद्री व्यापार को अपूरणीय नुकसान हुआ था, क्योंकि मिस्र से भारत तक फैले पुरातात्विक रिकॉर्ड के साथ साथ रोमन वाणिज्यिक गतिविधि में कमी आ गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया में हालांकि जैसा कि 3री शताब्दी के पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सागर और 6ठी शताब्दी के क्रिश्चियन टोपोग्राफिक द्वारा कॉस्मस इंडिप्लेक्स द्वारा उद्धृत किया गया है, रोमन समुद्री व्यापार हिंद महासागर में विशेष रूप से रेशम और मसाले के व्यापार में निश्चित रूप से संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन नुकसान होने तक ये व्यापार जारी रखा। मिस्र के मुस्लिम रशीदुन खलीफा के लिए चीनी इतिहास इस बात पर भी जोर देते हैं कि आगे 226 और 284 ईस्वी में वियतनाम में रीनन के रास्ते रोमन दूतावास आए, जहां रोमन कलाकृतियां पाई गई थीं। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि कितना विभीषिका लिए हुए ये महामारी आई थी। हमें फिर से सचेत, सजग और संतुलित होने की जरूरत है, क्योंकि मानव इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं या आएंगी भविष्य में, वो हमारी नासमझी और कमजोरी, वैज्ञानिक चेतना न होने की वजह से आएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वैज्ञानिक चेतना का विकास करें, मानव का ध्यान रखें और पाखंड अंधविश्वास से दूर रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय संविधान।